शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लोग इस समय एजुकेशनल रिसर्च की चर्चा कर रहे हैं, जो कि नेट के लिए भी हर विषयों में काम आता है। आज हम देखेंगे कि जो अनुसंधान किया जाता है कुछ खोजने के लिए, उस खोज के आधार जो होते हैं क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। सही कहा आपने, उपकरण होते हैं। उपकरण यानी टूल्स। टूल्स का मतलब ही होता है कि जो डाटा का कलेक्शन करते हैं, जिनके द्वारा आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, आंकड़ों को प्राप्त कर लेते हैं। अब उन उपकरणों का वर्गीकरण आप पिछले वीडियो में देखे हैं, तो अब की जो वीडियो चल रहा है इसमें आप देखेंगे कि उसमें प्रश्नावली क्या होती है। आज की वीडियो का अंक है प्रश्नावली मीन्स क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या है? देखा जाए तो सामान्यतः प्रश्नावली शब्द ऐसे उपकरण का बोध होता है इससे, जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें वो सूचनादाता स्वयं अपने आप भरता है। प्रश्नावली जो होती है उसमें प्रश्नों या कथनों की एक श्रृंखला होती है, एक प्रपत्र तैयार किया जाता है, जिसे सूचनादाता मतलब जो विषयी है वह स्वयं अपने आप भरता है। और प्रश्नावली का जो उपयोग है वह आंकड़ा का संकलन के लिए किया जाता है। इससे तथ्यों का पता लगाया जाता है कि जो आंकड़ों की स्थिति क्या है, उत्तरदाताओं को लिखित रूप में उत्तर देते हैं उस विषयी, और उससे पता चलता है कि क्या होता है। प्रश्नावली में जो बात है कि प्रश्नावली क्या होती है, एक परिभाषा ज़रा देख लें तो गुडे एंड हार्ट ने कहा, इन जनरल द वर्ड क्वेश्चनेयर रेफर्स टू ए डिवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस बाय यूजिंग ए फॉर्म व्हिच द रिस्पोंडेंट फिल्स इन हिमसेल्फ। यानी ने कहा कि गुडे हार्ट ने कि प्रश्नावली है वह एक साधन है जिसमें जो है इस तरह से उसको तैयार किया जाता है कि प्रतिविद्या जो उसके विषय होते हैं वह स्वयं उसका उत्तर देते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नावली यानी ये प्रश्नों की एक माला है। प्रश्नों की एक माला है। माला का मतलब आप जानते हैं, माला किसे कहा जाता है? माला भी एक विशेष चीज़ है जो कुछ विशिष्टताओं के साथ जो वस्तुएं हैं उनको एक धागे में पिरो दिया जाता है, तो वह माला कहलाती है। तो यह प्रश्नावली प्रश्नों की माला है। इसके प्रकार जो होते हैं उत्तर देने के आधार पर होते हैं, जिससे कि आंकड़ों की जानकारी मिलती है। वह उत्तर दो प्रकार से इसमें दिया जाता है, एक ओपन एंडेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। ओपन एंडेड यानी जो मुक्त प्रश्नावली होती है, जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। प्रश्नावली के प्रकार यही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स यूज्ड इन क्वेश्चनेयर, जो उसके जो ओपन एंडेड है, इसमें उत्तरदाता प्रश्नों का उत्तर अपने वाक्यों में देता है। इसमें चयन न करके व्याख्या देना होता है। इसमें विषय निष्ठता की अधिकता और वस्तुनिष्ठता की कमी की संभावना बनी रहती है। अब आपको प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे कि इसमें जो ओपन एंडेड है उसकी क्या खूबी है? इसकी खूबी है कि इसमें विषय निष्ठता की अधिकता होती है और वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। क्यों होती है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो उत्तर देना है, आपको जो भी आंसर देना है, जो प्रश्न दे दिया गया है, उसमें आपके सामने विकल्प नहीं रहते हैं। विकल्प नहीं रहेंगे, बल्कि उस प्रश्नों को आप अपने हिसाब से उत्तर देते हैं। जैसे कहा गया कि दिल्ली की विशेषताएं बताइए, तो अब उसमें नई दिल्ली की विशेषताएं आप अलग अलग ढंग से अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो भारत की विशेषताएं बताइए, या ग्लोबल क्वेश्चन इस तरह से होते हैं प्रश्न भी, कि जिसमें मतलब सीधा प्रश्न के उत्तर पर ही आप यहाँ ओपन एंडेड पाए ही हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड, कि जिसमें उत्तर देने की पूरी आज़ादी होती है। दूसरा जो है वह है क्लोज्ड आर रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनेयर। क्लोज्ड आर रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनेयर का होता है कि क्लोज्ड आर रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनेयर का मतलब ऐसी प्रश्नावलियाँ होती हैं
जिनको उत्तर देने के लिए जो विषय है उसमें जो विकल्प दिए हैं 1 2 3 4, उसी में से ही वह चयनित करने को बाध्य होता है। इसके अलावा उसके बाहर से वह नहीं पूछ सकता है कि जैसे आप अनरिस्ट्रिक्टेड का एक उदाहरण, जैसे मनोविज्ञान आपको कैसा विषय लगता है, तो अब मनोविज्ञान आपको कैसा विषय लगता होगा, मुझको कैसा लगता है, उनको कैसा लगता है, ये सबके विषय अपने उत्तर अलग अलग हो गए सब्जेक्ट। तभी इसमें कहें ना कि इसमें वस्तुनिष्ठता की जो होती कमी होती है और विषय निष्ठता की अधिक हो जाती है ओपन इंडेड में। लेकिन क्लोज्ड इंडेड ऐसे नहीं होते हैं। क्लोज्ड इंडेड में क्या है कि उसमें विकल्प आपके सामने जो हैं उसी में से आप लेंगे, उसमें बाहर आप नहीं जा सकते हैं। क्लोज्ड इंडेड का यही एक की शर्त है कि आपको जो मैचिंग होगा, चाहे विकल्प होंगे, चुनना होगा, आप उसी में से चयन करेंगे जो कि आप विकल्प दिए गए हैं। तो इसको 2 बातें याद रखिएगा, ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड। इसके निर्माण में कुछ आवश्यक बिंदु याद रखना है, जरूरी होता है। पहला तो जो भाषा है, क्योंकि आप वहाँ देते हैं तो विषय पढ़ता कौन है, जो विषयी है जिसको उत्तर देना है। तो उत्तर देने वाले के सामने भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए। और प्रश्न दूसरा है कि जो प्रश्न के भाव में मौलिकता होनी चाहिए, अर्थात जो पूछा जा रहा है उसका उत्तरदाता पूरी तरह से उस प्रश्न को समझ ले। अगर उत्तरदाता उस प्रश्न को नहीं समझ पा रहा है तो उत्तर कैसे देगा, और देगा भी तो वह आपका जो प्रश्न कहना चाह रहा है, आप जो प्रश्न के द्वारा उससे उत्तर प्राप्त करवाने की इच्छा रखते हैं वह पूरा नहीं होगा। और तीसरा जो है, प्रश्न में कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि जिसका अलग अलग उत्तरदाताओं के लिए अलग अलग अर्थ हो। यानी एक से अधिक अर्थ जिन शब्दों का निकलता है उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथी बात है कि डबल बैरल प्रश्न नहीं रखना चाहिए, अर्थात एक प्रश्न में केवल एक ही सूचना पूछनी चाहिए। अब आप एक प्रश्न में कई सूचनाएं पूछ लेते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्टिवनेस की कमी हो ही जाएगी वहाँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट के ऊपर हो जाएगा। जैसे अभी 69,000 भर्ती चल रही है उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा, उसमें देखिए कुछ प्रश्नों को लेकर के भर्ती नियुक्ति होने जा रही थी काउंसलिंग के बाद, और उसके बाद वो भर्ती रुकी हुई है क्योंकि प्रश्नों के डबल बैरल प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न में एक उत्तर केवल नहीं, तो सूचना नहीं मांगी, उसमें उसके 2 उत्तर भी सही थे, 3 सही थे। तो 5वीं खुद सावधानी ये बरतनी चाहिए कि उत्तर में जो विकल्पों की समुचित संख्या होनी चाहिए। अब पता लगे आप 2 ही विकल्प दे रहे हैं तो एक सही एक गलत तो होगा ही। तो समुचित संख्या 4 मानी जाती है कि कम से कम 4 विकल्प होना चाहिए। और उसके बाद 6वां, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसमें डबल निगेटिव हो। डबल निगेटिव का मतलब जिसमें 2 बार नकारात्मकता का बोध हो, ऐसे प्रश्न कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, तो ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछनी चाहिए। उसके बाद है अच्छी प्रश्नावली के गुण की बात कर लेते हैं, लक्षण क्या क्या है। तो पहला तो गुण ये होना चाहिए कि जो निर्देश जब आप प्रश्नावली किसी को दें तो उस निर्देश में प्रश्नावली का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप प्रश्नावली जो ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है, उसमें हर बातें क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि उत्तरदाता को एक आत्मविश्वास हो जाए और वो निष्पक्ष रूप से आपका सहयोग कर सके कि जो सूचनाएं ली जा रही हैं वो व्यक्तिगत रखी जाएंगी, उसको किसी तरह से प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान के लिए किया जा रहा है, अध्ययन के लिए किया जा रहा है। 3 बातों को समझाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो इसमें वे ही सूचनाएं पूछी जानी चाहिए जो अन्य स्रोतों से उपलब्ध ना हो। जैसे अब जो चीज़ें आपको कहीं से मिल जा रही हैं अन्य स्रोत से, तो उसको प्रश्नावली में नहीं रखना चाहिए। जैसे स्कूल रिपोर्ट हो गई आपकी, तो स्कूल रिपोर्ट से बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, तो जो बातें स्कूल रिपोर्ट से मिल जाएं उन बातों को नहीं पूछना चाहिए, ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। इसके बाद जो है प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्नावली बहुत लंबी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ऊबन होने लगेगी, और जब विषय आपका थक जाएगा, उसमें उसकी रुचि नहीं रह जाएगी, तो उत्तर वह अपने जल्दबाजी में से ही औपचारिकताएं कर देगा और आप जो परिणाम चाहते हैं वो परिणाम निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। अगली बात, चौथी बात इसकी सावधानी के रूप में है कि प्रश्नावली में जो प्रश्नों का क्रम है वह व्यवस्थित होना चाहिए। जो प्रश्न आप रख रहे हैं उन प्रश्नों को एक व्यवस्थित क्रम में रखना चाहिए, अव्यवस्थित रूप में ना हो। अगली बात इसमें देखें तो
इसमें अगली बात यह है कि जो प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को दुविधा नहीं होनी चाहिए। जो प्रश्नावली में प्रश्न रखे गए हैं उसका जो उत्तर दे रहा है विषयी, तो उसमें उसको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। छठवीं इसका लक्षण है अच्छे प्रश्नावली का कि प्रश्नावली में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आपने कब क्या किया था, क्यों किया था। व्यक्तिगत ये केस स्टडी का विषय हो जाता है, यहाँ इसमें प्रश्नावली में नहीं रखना चाहिए। प्रश्नावली सबके लिए बनाई जाती है। छठवां देखें तो जो प्रश्नावली में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न नहीं होना चाहिए, इसको आपने देखा। उसके बाद है प्रश्नावली में लीडिंग गेस्ट क्वेश्चंस, ऐसे जो प्रश्नावली में ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे जो उत्तर देने के लिए बाध्य करें नहीं होना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जो उत्तर देने के लिए आपको बिल्कुल बाध्य कर दे, ऐसे भी प्रश्न या कथन नहीं होना चाहिए। अथवा यदि गोपनीय जानकारी के प्रश्न पूछना या आवश्यक है तो उसकी गोपनीयता को भी बरकरार रखना चाहिए। ऐसा कुछ आप जानना चाह रहे हैं, आपके अनुसंधान का विषय है, तो वहाँ गोपनीयता चाहिए, जहाँ जैसी गोपनीयता की परिभाषा हो। तो अगर गोपनीयता चाहिए तो आपको गोपनीयता रखनी भी चाहिए। वैसे भी सूचनाओं को जो अनुसंधान से संबंधित है उसको गोपनीय रखना भी चाहिए। जब तक आवश्यकता न हो किसी के सामने उसको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखें तो जो नवीं विशेषता है, अच्छे प्रश्नावली के जो अंक हैं उनका अभिलेखन अच्छे ढंग से होना चाहिए, उनकी रिकॉर्डिंग बढ़िया से होनी चाहिए। जो भी अंक मिल रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। प्रश्नों को क्षेत्र के अनुसार एक तारतम्यता से पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए इतिहास का प्रश्न बना रहे हैं, तो इतिहास के प्रश्न बनाते समय आप मध्यकाल में बनाए 2 प्रश्न, उसके बाद चले गए चोल चाणक्य राष्ट्रवंश में, और फिर आए आप बंगाल शासक में। एक क्रम से लगभग व्यवस्थित चलना चाहिए आपको। इसके बाद जो प्रश्न रखे जाएं वह वस्तुनिष्ठ, वैध और विश्वसनीय होना चाहिए। जो भी प्रश्न रखे जाएं वे वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, वैध होने चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए। आप वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता तीनों बातों को जानते हैं। अगली बात है कि जो प्रश्नावली का प्रयोग है वो तथ्यात्मक सूचनाओं के संकलन में होना चाहिए। जो भी प्रश्नावली आप प्रयोग कर रहे हैं उसका उपयोग तथ्यात्मक जो सूचनाएं हैं उनके संकलन में होना चाहिए। इसके बाद 13वीं विशेषता इसकी है कि प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनके 2 उत्तर हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों से आपको बचना चाहिए कि जिनके 2 उत्तर हो सकें। अब प्रश्नावली रचना में कुछ सावधानियां हैं, देख लेते हैं। अध्ययन समस्या जो है उसका स्वरूप विशिष्ट होना चाहिए। पहली बात तो आप प्रश्नावली जिस विषय पर बना रहे हैं वो आप विशिष्ट होना चाहिए। जैसे कि आप कक्षा 9 के बच्चों के सोशियो इकोनॉमिक लेवल का या फिर किसी और बात का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ विशिष्टता होनी चाहिए पूरी तरह से। कोई ग्रामीण के ऊपर है कि शहरी के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, कि दोनों के आंकड़ों के साथ आप कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं। दूसरा, जो प्रश्नों का स्वरूप है वो विशिष्ट होना चाहिए। प्रश्नों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? विशिष्ट होना चाहिए। तीसरी बात कि प्रश्नावली का एक निश्चित संदर्भ परिधि का अवधान होना चाहिए। जो प्रश्नावली बनाई जा रही है उसका एक निश्चित संदर्भ परिधि हो और उसका प्रावधान आप पहले ही तय कर लें कि प्रश्नावली हमारी इतने के ही है, इसके बाहर की नहीं है। आप देखते हैं ना लिमिटेशन और डिलिमिटेशन। लिमिटेशन में जिसमें आप पकड़ नहीं पाते, जो हमारी आपकी पकड़ के बाहर की चीज़ें हैं वो सीमाएं हो जाती हैं। और डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन, हम गोल घेरा बना देते हैं। डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन, एक गोल घेरा बना दिए हम कि इतने में हमको रहना है, ये हमारे क्षेत्र की बात है, ये हमारा है, इसके बाहर नहीं जाएंगे, इतने में हमें रहना है। कहने का मतलब, ये रहने का क्या मतलब है? रहने का मतलब कि आपका जो अध्ययन है, आपका अध्ययन इतने में ही सीमित है। आपने स्पष्ट कर दिया है कि आपका अध्ययन इतने में ही सीमित है, तो ये परिसीमन होता है। और उसके बाद देखें तो अगली बात है कि जो अपेक्षित सूचना का स्तर है उस सूचना दाता यानी जो विषयी है उसके ज्ञान के स्तर के अनुकूल होना चाहिए।
जो विषयी है उसके ज्ञान के स्तर के अनुकूल ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए और प्रश्नों का स्वरूप सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य होना चाहिए। जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनको सामाजिक दृष्टि से उनकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। और छठवां है जो टिप्पणियों का व्यापक उपयोग करना चाहिए, कि जो भी टिप्पणियां हैं प्रश्नों के ऊपर समझाने में उसका व्यापक उपयोग होना चाहिए। और संवेदनशील प्रश्नों का उत्तर जो है प्राप्त करने से पहले सूचनादाता की जो अभिव्यक्ति है वो उसके प्रति ग्रहणशील बनाई जानी चाहिए, कि जो संवेदनशील प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए उसको विषयी को उसकी अभिव्यक्ति को तैयार करना चाहिए कि हाँ ऐसे विषय पर उत्तर देना है आपको, कि इस समय चीन भारत की स्थिति में क्या होना चाहिए, कैसे हो रहा है। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या फिर जैसे भी हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं उदाहरण, तो वहाँ ये बातें होनी चाहिए। इसके बाद अगली बात है प्रश्नावली को प्रशासित करने के पूर्व कठोर परीक्षण करना चाहिए। आपको मैं परीक्षण निर्माण मापन मूल्यांकन में आता है, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि पद विश्लेषण क्या होता है, आइटम एनालिसिस है, और जो कठिनाई क्षमता होती है, जो विभेदन स्तर होता है उसकी क्या स्थिति होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रश्नावली को जो प्रशासित करने के पूर्व उसका कठोर अनुप्रयोग होना चाहिए। और 9वां जो है परीक्षण का अंक जो है वो सावधानी पूर्वक उसका परीक्षण करना चाहिए, कि जो भी क्वेश्चनेयर हैं उनका अंक सावधानी पूर्वक उसको परीक्षण करना चाहिए। और जो अनुवर्ती प्रश्नों का उपयोग, पत्रों का उपयोग करना चाहिए, कि जो भी प्रश्नावली का जो उपयोग किया गया है उसका फॉलो पेपर्स उसके जो होते हैं अनुवर्ती पत्रों का उपयोग करके उसमें सुधार करना चाहिए, उसको और ग्रहणशील बनाना चाहिए। अब आप प्रश्नावली की कुछ सीमाओं को देखते हैं कि जिसको हम आप बदल नहीं सकते, कि जो प्रश्नावली है ये प्रश्नों की माला है। इसमें क्या होता है, ये केवल उच्च एवं शिक्षित व्यक्तियों का अध्ययन होता है। कुछ हद तक ये बात सही है कि जो भी शिक्षित व्यक्ति होंगे वही प्रश्नों का उत्तर देंगे, इसलिए इसमें प्रश्नावली में ये कमी है कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, अनपढ़ों के लिए नहीं है। क्योंकि अनपढ़ों के लिए एक मतलब, मेरे कहने का मतलब जो निरक्षर हैं, अनपढ़ में नहीं कह सकता, निरक्षर कह रहा हूँ, कि जो निरक्षर हैं जिनको, या फिर आप दूसरी भाषा से हो गए तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी भाषा का आप कैसे क्या करेंगे, उसका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें पक्षपात प्रचयन की बात हो जाती है। जो सैम्पलिंग आप करते हैं इसमें अक्सर होता क्या है कि क्वेश्चनेयर किसी को देने से पहले आप सोचते हैं कि वापस करेगा कि नहीं करेगा, उत्तर देंगे सही से कि नहीं। तो इसमें हम अध्ययन के लिए जो प्रतिचयन ले रहे हैं, जो प्रतिदर्श ले रहे हैं, उसी में थोड़ा सा पक्षपात कर लेते हैं जाने अनजाने में, तो इससे उत्तर हमारा गलत हो जाता है अध्ययन। और दूसरी बात है कि जो सार्वभौमिक प्रश्नों की रचना में कठिनाई इससे होती है कि जो ऐसे प्रश्न कहाँ कैसे रचना किए जाएं कि जो सार्वभौमिक हो। तो सार्वभौमिक का मतलब देश काल परिस्थिति में एक समान हो, तो ऐसे रचना भी करना कठिन काम होता है। और उत्तरों की अपर्याप्त उपलब्धता की भी एक समस्या है, कि जो उत्तर हैं वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके बाद गहन एवं सतत अध्ययन के लिए यह उतना उपयुक्त नहीं है जितना और उपकरण हो सकते हैं। व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी इसमें होती हैं। प्रश्नावली में कई सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, जैसे उसको चयन करना, फिर उसका प्रशासन करना, फिर उसका मूल्यांकन करना। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। और प्रश्नावली का निर्माण कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे, कि जो एक टूल्स का फॉर्मेशन नामक यूनिट प्रकरण के अंतर्गत देखेंगे। तब तक आप अध्ययन करिए, और प्रश्नावली के संदर्भ में जो कुछ पूछना हो आप बिना संकोच आइए कमेंट बॉक्स में। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।